नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना संकल्प क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थानी इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान इतिहास में भी हम पहले राजस्थान के जो राजवंश हैं, प्राचीन राजवंश, उन पर चर्चा करेंगे। हम आज जो चर्चा करेंगे वो है चौहान वंश। उसके बाद में हम मेवाड़ राजवंश पर, उसके बाद में बीकानेर जोधपुर के राठौड़ों पर, उसके बाद में आमेर के जो कछवा वंश वो, उसके बाद में हम जैसलमेर के भाटी राजवंश, भरतपुर के जाट राजवंश, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो हम राजस्थान इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम शुरू करें राजस्थान का चौहान राजवंश। और दोस्तों, राजस्थान का चौहान वंश की बहुत सारी शाखाएं हैं। हम आज शुरू से ही उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी राजवंश हैं, उनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत कौन से हैं, और इस प्रकार से हम क्रमशः इस राजवंश के अन्य राजवंशों पर भी आगे चर्चा करते बढ़ेंगे और बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कल्चर, राजस्थान का भूगोल, जैसे आरएस है, एसआई की एग्जाम है, विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक भर्तियां हैं, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, एलडीसी, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, ये जितने भी राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें राजस्थान का इतिहास और कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आज जो हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश पर, ये उतना आरएस के लिए भी उतना ही लाभदायक है टॉपिक, क्योंकि हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। और राजस्थान पुलिस से लेकर के आरएस तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक से लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं चौहान वंश। देखिए दोस्तों, चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे मत हैं। कुछ इतिहासकार इनको अग्निवंश का मानते हैं, कुछ स्रोत ऐसे हैं जो कहते हैं कि सूर्यवंशी हैं, कुछ ऐसे इतिहासकार या स्रोत हैं, शिलालेख हैं जो उनको विदेशी मानते हैं, कुछ उनको ब्राह्मण वंश का मानते हैं। तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। पार्ट फर्स्ट, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। और उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों में हम सबसे पहले जो मत ले रहे हैं वो है अग्निवंशीय। पहला जो मत है वो है अग्निवंशीय मत, कि ऐसे कौन से इतिहासकार या ऐसे कौन से शिलालेख या ऐसे अन्य कौन से स्रोत हैं जो चौहानों को अग्निवंश का मानते हैं कि चौहान मुख्य रूप से अग्निवंशी हैं। तो देखिए, वे इतिहासकार या स्रोत जो चौहानों को अग्निवंशीय मानते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं उनमें से नंबर 1, चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी था, उनका मित्र था, और उन्हीं के दरबार में उन्होंने ये हिंदी का, पिंगल भाषा का बहुत ही बड़ा विस्तृत ग्रंथ लिखा
पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में भी चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है। दूसरा देखिए, मोहनोत नैन्सी, इनका ग्रंथ है नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात। दोस्तों, मोहनोत नैन्सी एक चारण कवि थे और उन्होंने मारवाड़ी भाषा में मोहनोत नैनसिरी ख्यात की रचना की। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। तीसरा जो इतिहासकार है वो है सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण आधुनिक राजस्थान के कवि माने जाते हैं, पुरोधा कवि, और ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, राम रंजाट है। तो सूर्यमल मिश्रण ने भी चौहानों को अग्निवंशीय माना है। इसके अतिरिक्त देखिए, चौथा जो है वो है चारण और भाट। इन लोगों ने भी चौहानों को अग्निवंशीय माना है, क्योंकि ये लोग राजाओं के दरबार में लेखन कार्य करते थे। तो द्वार देखिए, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों में हमने पहला मत लिया है अग्निवंशीय मत। अर्थात वे कौन से इतिहासकार हैं जो चौहानों को अग्निवंश का मानते हैं। तो जो इतिहासकार है वो देखिए, चंद्रबरदाई, इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहते थे। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में चौहानों को अग्निवंश का माना है। मोहनोत नैनसी, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहते थे, उनकी ख्यात है नैनसिरी ख्यात, इन्होंने भी इनको अग्निवंश का माना है। और सूर्यमल मिश्रण के बारे में आप सब लोग जानते हो, जो बूंदी के दरबार में रहते थे, महाराव राम सिंह के दरबारी थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे वंश भास्कर है, वीर सतसई है, वंश भास्कर, वीर सतसई आदि। तो इन्होंने भी चौहानों को अग्निवंश से माना है। इसके अतिरिक्त चारण और भाटों ने भी चौहानों को अग्निवंश का माना है। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन कैसे आता है या कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार या कौन से ग्रंथ या कौन से स्रोत चौहानों को अग्निवंश से मानते हैं। नंबर 1 चंद्रबरदाई, बी मोहनोत नैनसी, सी सूर्यमल मिश्रण, और डी में आ सकता है सभी। तो आपका उत्तर होगा सभी। या जैसे इनमें से एक दे देगा, बाकी 3 ऑप्शनों में अन्य इतिहासकारों के नाम देके पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार चौहानों को अग्निवंश का मानता है। तो आपको उत्तर, यदि ये चीजें याद है तो आप तुरंत उसका उत्तर दे सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निकुंड की। अग्निकुंड कि चौहानों की अग्निकुंड से उत्पत्ति कैसे हुई। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने लिखा है कि माउंट आबू पर ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तो वहां कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोगों ने, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उनके यज्ञ को संपन्न नहीं होने दिया। मलमूत्र डाल देना, हड्डियां डाल देना, और उसके बाद में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से चर्चा की और महर्षि वशिष्ठ वहां पर पहुंचे और उनके यज्ञ को संपन्न करने के लिए उन्होंने एक अग्नि कुंड बनाया। देखिए, और इस अग्नि कुंड से उन्होंने 4 राजवंशों की उत्पत्ति की। परमार राजवंश, प्रतिहार, चोलुक्य वंश, और चोलुक्यों को हम सोलंकी भी कहते हैं। और उसके बाद में चौथा राजवंश था
चौहान। तो महर्षि वशिष्ठ ने अग्निकुंड के सिद्धांत से या अग्निकुंड से 4 राजवंशों की उत्पत्ति की। परमार, प्रतिहार, चोलुके, जिनको सोलंकी भी कहते हैं, और चौथा चौहान। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि अग्निकुंड के सिद्धांत से महर्षि वशिष्ठ ने किन राजवंश की उत्पत्ति की। परमार, प्रतिहार, चोलुके और चौहान। इस प्रकार से अग्निवंश से मत आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने चौहान को अग्निवंश का माना है, कि अग्निवंशीय थे। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, मोहनोत नैनसी ने अपने ग्रंथ नैनसी रिख्यात में, सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथों में इनको अग्निवंश का माना है। इसके अतिरिक्त चारण और भाटू ने भी चौहानों को अग्निवंश का माना है। और अग्निकांड के सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख हमें चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलता है। उनके अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर ये अग्निकुंड से निम्न 4 राजवंशों या योद्धाओं की उत्पत्ति की। परमार राजवंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से, प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से, गुजरात के जो चोलुके हैं वंश, जिनको सोलंकी कहते हैं, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से, और इसके बाद में चौहान। तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित पहला मत आपके सामने आया और वो मत था अग्निवंशीय मत। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति से संबंधित दूसरे मत की। और दूसरा मत है दोस्तों सूर्यवंशी, कि ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। देखिए, दूसरा मत है हमारे सामने सूर्यवंशी, कि वो कौन से इतिहासकार हैं या कौन से ऐसे स्रोत हैं जो कहते हैं कि चौहान मूल रूप से सूर्यवंशी थे, अग्निवंशी नहीं थे। तो देखिए, निम्न इतिहासकार और स्रोत चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। निम्न इतिहासकार चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। नंबर 1 देखिए, जैनक, और जैनक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। दोस्तों, जैनक कश्मीरी पंडित थे और उन्होंने संस्कृत भाषा में एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ में हमें अजमेर शहर की स्थापना के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। और जैनक अजमेर के 3 राजाओं के दरबार में रहे थे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में भी थे, ये सोमेश्वर के दरबार में भी थे, और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भी दरबारी रहे। तो जैनक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है, जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, कि चौहान मूल रूप से सूर्यवंशी थे, न कि अग्निवंशी थे, बल्कि ये क्या थे, सूर्यवंशी। दूसरा इतिहासकार है नयन चंद्र सूरी, और इनका जो ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य। तो दोस्तों, नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य में भी लिखा है कि चौहान मूल रूप से क्या थे, सूर्यवंशी थे। और हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी ने रणथंभौर के महान राजा हमीर देव चौहान की उपलब्धियों की जानकारी दी है। तीसरा जो ग्रंथ है हमारे पास वो है जोधराज का हमीर रासो। इस ग्रंथ में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। चौथा जो ग्रंथ है हमारे पास वो है
नरपति नाहल, नरपति नाहल का ग्रंथ है बीसलदेव रासो। दोस्तों, नरपति नाहल अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा बीसलदेव रासो। और इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि चौहान मूल रूप से कौन थे? सूर्यवंशी थे। पांचवा है आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के आधुनिक इतिहास बहुत बड़े महान इतिहासकार थे। ये सिरोही गांव के रहने सिरोही जिले में के निवासी थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथों में जो भी उन्होंने लिखा है कि चौहान मूल रूप से क्या थे? सूर्यवंशी। इसके अतिरिक्त छठा स्रोत है बेदरा शिलालेख, और बेदरा शिलालेख है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। इस बेदरा शिलालेख से भी हमें जानकारी मिलती है कि चौहान कौन थे? सूर्यवंशी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ जिनको बिसलदेव के नाम से भी जाना गया है, वो अजमेर के चौहानों में उनका शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। इन्होंने एक नाटक लिखा था हरिकेली, और ये संस्कृत भाषा का नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने द्वारा लिखे गए हरिकेली नाटक में स्वयं को सूर्यवंशी कहा है कि मैं सूर्यवंशी हूं। तो देखिए, दोबारा देखिए दोस्तों, हमने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निवंशीय मत के बाद जो दूसरा मत लिया वो था सूर्यवंशी। और निम्न इतिहासकार और स्रोत चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। पहला लिया हमने जयानक को। जयानक का ग्रंथ पृथ्वीराज विजय। जयानक एक कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज विजय लिखा। इससे भी जानकारी मिलती है कि ये सूर्यवंशी थे। दूसरा ग्रंथ नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ हमीर महाकाव्य। इस ग्रंथ से भी हमें पता चलता है कि चौहान सूर्यवंशी थे। तीसरा लिया हमने जोधराज, और जोधराज का ग्रंथ हमीर रासो। इस ग्रंथ से भी पता चलता है कि चौहान अग्निवंशीय, विदेशी, ब्राह्मण वंशी न होकर के कौन थे? सूर्यवंशी। चौथा ग्रंथ लिया हमने नरपति नाहल का। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बिसलदेव रासो। ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। इस ग्रंथ से भी हमें पता चलता है कि चौहान सूर्यवंशी थे। अगला पांचवा लिया हमने आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, जो राजस्थान के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, सिरोही जिले के रहने वाले थे। इन्होंने भी अपने रिसर्च में अंत में ये कहा कि चौहान अग्निवंशीय या विदेशी या ब्राह्मण वंशीय या चंद्रवंशीय न होकर के कौन थे? सूर्यवंशी थे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेदरा शिलालेख में भी हमें यही जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ा देखिए, एक बहुत बड़ा नोट है, चौहान राजा, अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक लिखा। इसके बारे में हम आगे जब अजमेर के चौहान हम पढ़ेंगे उस समय और विस्तार से चर्चा होगी। हरिकेली नाटक में उन्होंने लिखा है कि मैं सूर्यवंशी हूँ। तो इससे तो हमने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो दूसरा मत लिया वो सूर्यवंशी। तो हम उत्पत्ति से संबंधित दो मतों पर विचार कर चुके हैं, एक था अग्निवंशीय और दूसरा था सूर्यवंशी। अगला जो है वो है चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है वो है ब्राह्मण वंश। कि ऐसे कौन से स्रोत या इतिहासकार हैं जो चौहानों को मूल रूप से ब्राह्मण वंश का मानते हैं? देखिए, तीसरा जो मत है वो है ब्राह्मण वंशीय मत। कि ऐसे कौन से स्रोत हैं या कौन से इतिहासकार हैं जो चौहानों को मूल रूप से ब्राह्मण वंशी मानते हैं? तो देखिए,
निम्नलिखित इतिहासकार और स्रोत चौहानों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं। देखिए कौन कौन से। इसमें सबसे पहले ले रहे हैं हम आधुनिक इतिहास का डॉक्टर DS शर्मा। और डॉक्टर DS शर्मा का पूरा नाम है दशरथ शर्मा। दूसरा इतिहासकार है डॉक्टर GN शर्मा। और डॉक्टर GN शर्मा का पूरा नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और तीसरा स्रोत हमारे पास है जानकवि, और इनका एक ग्रंथ है कायम खां रासो। और चौथा स्रोत है बिजोलिया शिलालेख। तो दोस्तों ब्राह्मण वंश मत में हमने 4 मत लिए हैं। पहला लिया हमने डॉक्टर DS शर्मा का। डॉक्टर DS शर्मा चूरू के रहने वाले थे और इनका एक ग्रंथ है अर्ली चौहान डायनेस्टी। ग्रंथ का नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में यह सिद्ध किया है रिसर्च करके कि मूल रूप से चौहान, राजस्थान के चौहान अग्निवंशीय या सूर्यवंशी न होकर के ब्राह्मण वंशीय थे। और डॉक्टर DS शर्मा ने आधार माना है बिजोलिया शिलालेख को। और दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में स्पष्ट लिखा है कि अजमेर के चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया दोस्तों कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को किस ब्राह्मण वंश का माना है? वत्स गोत्र का ब्राह्मण माना है। और डॉक्टर DS शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही ये अंत में निष्कर्ष निकाला कि चौहान मूल रूप से ब्राह्मण थे। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों 1170 ईस्वी का है और ये शिलालेख भीलवाड़ा में है और ये लिखा गया चौहान शासक सोमेश्वर के समय में। चौहान शासक सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता थे और इसके रचनाकार थे गुणभद्र और इसकी स्थापना करवाई थी जैन विद्वान लोलाक। तो डॉक्टर DS शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश का माना है। और दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है, ये भीलवाड़ा में है और ये सोमेश्वर चौहान के समय का शिलालेख है। इसके रचनाकार हैं गुणभद्र और इसकी स्थापना जैन विद्वान लोलाक ने। यहाँ एक मंदिर है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का और ये शिलालेख इसी मंदिर में लगा हुआ है। दूसरा डॉक्टर GN शर्मा जो राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। डॉक्टर GN शर्मा के अनुसार भी चौहान मूल रूप से ब्राह्मण वंशी थे और जानकवि ने अपने ग्रंथ कायम खां में भी यही मत दिया है कि चौहान अग्निवंश या सूर्यवंश न होकर के मूल रूप से ब्राह्मण वंशीय थे। अगला देखिए, चौथा मत है विदेशी मत कि ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जो चौहानों को मूल रूप से विदेशी मानते हैं। देखिए उस मत पर हम चर्चा करें कौन कौन से इतिहासकार हैं कि चौहान को मूल रूप से विदेशी मानने वाले इतिहासकार। चौथा मत है हमारे पास विदेशी मत।
कि ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जो चौहानों को विदेशी मानते हैं। तो देखिए, पहला है डॉक्टर जेम्स कर्नल टोड। पहले इतिहासकार यह है जो मूल रूप से चौहानों को विदेशी मानते हैं। दूसरे इतिहासकार विदेशी हैं, उनका नाम है विलियम क्रुक। और तीसरे इतिहासकार हैं डॉक्टर V.A. स्मिथ। ये तीनों ही विदेशी इतिहासकार हैं और तीनों ही मूल रूप से चौहानों को क्या कहते हैं कि ये मूल रूप से कहीं दूर जाकर के विदेशी थे, विदेशी से भारत में आए और ये आकर के यही रह गए। लेकिन इन तीनों ने अग्निकुंड के सिद्धांत को, ध्यान से देखना, इन तीनों ने अग्निकुंड के सिद्धांत को मानते हुए चौहानों को विदेशी माना है। और विदेशी भी कौन से? सीथियन जाति। दोस्तों, शक, पहलव और कुषाण, इन तीनों को सम्मिलित रूप से सीथियन कहा जाता है। तो ये शक सीथियन थे। तो डॉक्टर जेम्स कर्नल टोड, विलियम क्रूक, डॉक्टर V.A. स्मिथ, ये जो विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने इनको विदेशी माना। लेकिन देखिए, अग्निकुंड के सिद्धांत को मानते हुए इन्होंने चौहानों को विदेशी माना है। और विदेशी भी कौन से? सीथियन जाति के। और सीथियन जाति में शक, पहलव और कुषाण नामक जो विदेशी जातियां हैं वो सम्मिलित है। इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से सीथियन कहा जाता है। अब याद देखिए, अग्निकुंड की बात करें तो ये कहते हैं कि चौहान बाहर से आए थे, लेकिन यहां आने के बाद में अग्निकुंड से इनका शुद्धिकरण किया गया। और इनका शुद्धिकरण करने के बाद में इनको भारतीय जातियों में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार से ये कालांतर में ये भारतीय मूल के निवासी बन के रह गए। तो देखिए, इन तीनों ने अग्निकुंड के सिद्धांत को मानते हुए चौहानों को विदेशी माना है। अभी जैसे मैंने बताया कि अग्निकुंड के सिद्धांत का मतलब है कि वो बाहर से आए, उनका शुद्धिकरण किया गया अग्निकुंड के द्वारा, उसके बाद में उनको भारतीय जातियों में शामिल, भारतीय हिंदू धर्म में उनको शामिल कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और वो आंदोलन क्यों चलाया था कि जो हिंदू किन्हीं कारणों से मुसलमान बन गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वापस अग्नि के द्वारा उनको पवित्र करके उनको वापस मुसलमानों से हिंदुओं में कन्वर्ट किया था। तो ठीक इसी प्रकार ये मानते हैं कि बाहर से आए थे लोग, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में इनका अग्निकुंड से इनको शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया, और उसके बाद में इनको भारतीय हिंदू जातियों में शामिल कर लिया गया और कालांतर में यह हिंदू ही रह गए। तो उन्होंने अग्निकुंड के सिद्धांत को मानते हुए भी इनको विदेशी माना है। और विदेशी भी सीथियन, और सीथियन में कौन कौन शामिल, कौन से विदेशी? शक, पहलव और कुषाण, इन तीनों जातियों को सम्मिलित रूप से सीथियन कहा जाता है। यार देखिए दोस्तों, विदेशी मत के बाद में जो अगला जो हम मत ले रहे हैं उत्पत्ति से संबंधित, वो है चंद्रवंशी मत। तो दो हमारे पास ऐसे स्रोत हैं जो चौहानों को चंद्रवंशी मानते हैं। पहला है 1177 का हांसी का शिलालेख, और दूसरा स्रोत है हमारे पास आबू पर्वत के आबू पर्वत के अश्लेश्वर महादेव का शिलालेख।
तो हमें इन दोनों शिलालेखों से इस बात की जानकारी मिलती है कि चौहान ना अग्निवंशीय थे, ना सूर्यवंशी थे, ना ब्राह्मण वंशीय थे, न वो विदेशी थे, बल्कि वो कौन से मत के थे? चंद्रवंशीय। पहला शिलालेख 1177 का है, यह हांसी का शिलालेख है। दूसरा शिलालेख आबू पर्वत के अश्लेश्वर महादेव के मंदिर का शिलालेख है। अश्लेश्वर महादेव का मंदिर का शिलालेख। इन दोनों स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि ये चंद्रवंशीय थे। अब मैं यहां पर 2 क्वेश्चन बना रहा हूं, अब ध्यान से देखना। कौन सा इतिहासकार चौहानों की उत्पत्ति खज जाति, और ये जाति है अफगानिस्तान की। कौन सा इतिहासकार, देखना क्वेश्चन, चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से मानता है? आंसर है इसका, देखिए, डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर चौहानों को अफगानिस्तान में जो जाति है खज जाति से इनकी उत्पत्ति मानता है। क्वेश्चन है क्योंकि डॉक्टर D.R. भंडारकर बहुत बड़े इतिहासकार हैं, तो क्वेश्चन आ भी गया कि डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार चौहानी की उत्पत्ति किस जाति से हुई थी? वो जाति है खज। या कौन सा इतिहासकार है जो चौहानों को की उत्पत्ति खज जाति से मानती है? अगला क्वेश्चन है, हमें ये जानकारी किस शिलालेख से मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के कमंडल या आंख से हुई है? दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हमें यह जानकारी किस शिलालेख से मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के कमंडल, जो हाथ में होता है, कमंडल या उनकी आंख से हुई है? इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, सुंधा माता का शिलालेख। और ये सुंधा माता का शिलालेख कहां है दोस्तों? भीनमार, जालोर में। तो हमें ये जानकारी किस शिलालेख से मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के कमंडल या उनकी आंख से हुई है? ये मिलती हमें सुंधा माता के शिलालेख से। तो चंद्रवंशी मत लिया, 1177 के हांसी का शिलालेख और आबू पर्वत के अश्लेश्वर महादेव के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि ये चंद्रवंशीय थे। और डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से हुई है। और सुंधा माता के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि इनकी उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के कमंडल या उनकी आंख से हुई है। तो दोस्तों, हमने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों पर चर्चा की और अंत में ये हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि ये क्वेश्चन आता है कि चौहान मूलतः किस राजवंश के थे, यदि कोई स्रोत भी नहीं पूछा जाता है कि चौहान मूल रूप से किस राजवंश के थे, तो आपको सूर्यवंशी बताना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन, जैसे मैं बताऊं यहां पर, चौहान मूलतः
चौहान की उत्पत्ति या चौहान मूलतः कौन थे? चौहान मूलतः कौन थे? तो आपका उत्तर यहां पर आएगा, ये मूलतः सूर्यवंशी थे। ये तब आएगा जब यदि क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई स्रोत नहीं है, ना किसी इतिहासकार का नाम है, ना किसी शिलालेख का नाम है, ना किसी ग्रंथ का। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि चौहान मूलतः कौन थे, वहां पर यदि सूर्यवंश से मिलता है, यदि अग्निवंश से मिलता है, जैसे अग्निवंशी, ये क्वेश्चन आ गया इस तरह से। सी विदेशी और डी ब्राह्मण। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि चौहान मूलतः कौन थे, किसी भी स्रोत या इतिहासकार का नाम न होकर के इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपका उत्तर आएगा चौहान मूलतः सूर्यवंशी थे। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों के अनुसार चौहान ब्राह्मण वंशी थे, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर डी.एस. शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जी.एन. शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 जानकवि और ऑप्शन नंबर 4 सभी। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर होगा सभी, क्योंकि डॉक्टर डी.एस. शर्मा, डॉक्टर जी.एन. शर्मा और जानकवि तीनों ने ही चौहान की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश से माना है, और उनका आधार था बिजोलिया शिलालेख, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। अब एक बार देखिए ध्यान से, राजस्थान में चौहानों का वंश वृक्ष की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ध्यान से देखना इसको। तो राजस्थान में चौहान का वंश वृक्ष में पहला हमारे पास है सांभर के चौहान, और सांभर को सपाद भी कहा गया है। आप सभी लोगों को पता है इस बात का कि सपाद लक्ष को ही चौहान या सांभर कहा जाता है, या सांभर का नाम सपाद लक्ष पे था। तो राजस्थान में चौहानों की सबसे जो मूल शाखा थी वो सांभर के चौहानों की। सांभर के चौहानों से 2 शाखाएं बनी, नाडोल के चौहान। नाडोल कहां? पाली में। नाडोल के चौहान 960 ईस्वी। और सांभर के चौहानों से दूसरी शाखा निकली अजमेर के चौहान 1113 ईस्वी। यहां से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि सांभर की प्राचीन शाखा राजस्थान है, चौहानों की प्राचीन शाखा राजस्थान में सांभर है, क्योंकि मूल उत्पत्ति यहीं से हुई थी। सांभर के चौहानों के बाद राजस्थान में चौहानों की दूसरी सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा नाडोल, क्योंकि सांभर के चौहानों की स्थापना हुई थी 551 में। उसके बाद में सांभर के चौहानों के बाद में राजस्थान में जो दूसरी सबसे प्राचीन शाखा है वो नाडोल की है, और तीसरी अजमेर के चौहान है। ध्यान रखना इस बात को। नाडोल शाखा से 3 शाखाएं निकली, जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान, और तीसरी हाड़ौती के चौहान। और इधर अजमेर के चौहानों से निकला रणथंभौर के चौहान। तो राजस्थान में फिर जालोर के चौहानों से एक और शाखा निकली, सिरोही के चौहान। तो राजस्थान में चौहानों की शाखाएं जो है वो मूल तो यह है। सबसे प्राचीन शाखा है सांभर के चौहान। सांभर के चौहानों से फिर 2 शाखाएं निकली, नाडोल के चौहान, अजमेर के चौहान। सांभर के चौहान के बाद में दूसरी प्राचीन शाखा नाडोल है, और तीसरे अजमेर के चौहान।
अजमेर के चौहानों से निकले रणथंभौर के चौहान, और नाडोल से फिर 3 शाखाएं निकली, जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान और हाड़ौती के चौहान, और जालोर के चौहानों से अगली शाखा निकली सिरोही के चौहान। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजस्थान में जो चौहान वंश है, हम इन्हीं शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सांबर के चौहान है, उसके बाद में हम इधर बढ़ेंगे अजमेर के चौहान, फिर धीरे धीरे रणथंभौर के चौहान है, जालोर के चौहान है, सिवाना के चौहान है। हम सभी चौहानों की शाखाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये उनका वंश वृक्ष है। राजस्थान में मूल शाखा ये है, उसके बाद में ये 2 शाखा निकली, इससे ये रणथंभौर के चौहान निकले, इधर से फिर 3 निकले, जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान, हाड़ौती के चौहान, और जालोर के चौहान से निकले सिरोही के चौहान। हाँ तो दोस्तों हमने चौहान राजवंश की या चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों पर चर्चा की, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मेरिट वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उत्पत्ति से संबंधित जो मत है ये यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स का सही होता है जो तैयारी करते हैं। बहुत ही मेरिट वाला क्वेश्चन है। अब हम सांबर के चौहान के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उत्पत्ति कैसे हुई, कौन उसका संस्थापक था। देखिए अब तो हेडलाइन है सांबर, जिसको हम सपाद लक्ष्य भी कहते हैं। सांबर की चौहान। दोस्तों निम्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था, इस चौहान वंश की स्थापना कब की गई, किसको राजधानी बनाया गया। तो देखिए बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, प्रबंध कोश। दोस्तों ये प्रबंध कोश के लेखक हैं राजशेखर। चौथा है सुरजन चरित्र, इस ग्रंथ के लेखक है चंद्रशेखर। पांचवा है अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये ग्रंथ है इतिहासकार डॉक्टर DS शर्मा का। तो बिजोलिया शिलालेख के बारे में हमने चर्चा की थी। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। कब का है? 1170 ईस्वी का है। किस चौहान राजा के शासनकाल का है? सोमेश्वर चौहान का। और इसी में हमें पता चला कि चौहान ब्राह्मण वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। हमीर महाकाव्य ये नयनचंद्र सूरी का ग्रंथ था। प्रबंध कोश राजशेखर का ग्रंथ है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर का ग्रंथ है। और अर्ली चौहान डायनेस्टी ये ग्रंथ है आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर DS शर्मा का। तो हमें इन चारों स्रोतों से, पांचों स्रोतों से निम्न जानकारी मिलती है। निम्न जानकारी मिलती है। पहली जानकारी मिलती है हमें कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर में, जिसको हम सपाद लक्ष्य भी कहते हैं, सांबर कौन सा? तो जयपुर है आज, सांबर झील वाला सांभरी। सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। दोस्तों यहां से बहुत बार 2 क्वेश्चन बार बार आए हैं कि चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कब की? 551 ईस्वी में।
सांबर को प्राचीन नाम क्या है? सपादलक्स है। तो यहां पर एक नोट डालना होगा आपको कि राजस्थान में चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष कौन थे? वासुदेव चौहान। तो हमें बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, प्रबंध कोश, सुरजन चरित्र और अर्ली चौहान डायनेस्टी, इन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर में, जिसको सपादलक्स भी कहते हैं, चौहान वंश की स्थापना की। अतः चौहानों का संस्थापक, चौहानों का मूल पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान। संस्थापक भी प्रथम व्यक्ति होता है, मूल पुरुष भी जिस भी संस्था या वंश की स्थापना करने वाला, आदि पुरुष भी प्राचीन पुरुष ही माना जाता है। अब ये जो सपादलक्स है, ये सपादलक्स जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग है। जैसे आप ये देखिए यहां पर ये राजस्थान है और ये जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र बीकानेर और जोधपुर का, बीकानेर और जोधपुर का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, ये है सपादलक्स और ये है जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जांगल प्रदेश में आते हैं मुख्य रूप से बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र। तो सपादलक्स जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग था। ये जांगल प्रदेश है जिसमें जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र आ रहा है, और ये जो इसका पूर्वी भाग है ये है सपादलक्स, और जांगल प्रदेश में बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में अर्थात सपादलक्स में चौहान वंश की स्थापना की। अतः चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। और वासुदेव चौहान ने सपादलक्स के पूर्वी भाग यानी जांगल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो सपादलक्स है वहां पर इस वंश की स्थापना की। ये देखिए जांगल प्रदेश में बीकानेर और जोधपुर का अधिकांश क्षेत्र आता है, और उसका जो पूर्वी भाग है वो सपादलक्स अर्थात सांबर है। तो हमें इन ग्रंथों से पहली जानकारी ये मिलती है। दूसरी जो जानकारी मिलती है वो ये है, देखिए क्या है, सांबर में उन्होंने चौहान वंश की स्थापना कर दी। और दूसरी जानकारी हमें मिल रही है इन ग्रंथों से, वासुदेव चौहान ने, जो सांबर के चौहानों का संस्थापक था, आही छतरपुर को अपनी राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना करके आही छतरपुर को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों, वर्तमान नागौर ही प्राचीन काल में आही छतरपुर था। तीसरी जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था।
वैसे एक कृत्रिम झील है, लेकिन हमें बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है कि चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों, पुनः देखिए, बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, प्रबंध कोश, सुरजन चरित्र, अर्ली चौहान डायनेस्टी से हमें ज्ञात होता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सपाद लक्ष्य अर्थात सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। सपाद लक्ष्य जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग है और जांगल प्रदेश में मुख्य रूप से बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। इस तरह से देखिए, ये जांगल प्रदेश है, ये सपाद लक्ष्य है, तो वहाँ स्थापना की। इस प्रकार से वासुदेव चौहान ही सांबर के चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष है। उसके बाद में हमें जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर में अपने राज्य की स्थापना करके अहि छतरपुर को अपनी राजधानी बनाया और दोस्तों वर्तमान नागौर ही अहि छतरपुर के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में हमें बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि चौहान मूलतः वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे और वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। अब यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन है, उसका उत्तर देना आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ में सांबर के चौहान किस राजवंश के राजाओं के सामंत थे। सामंत क्या होते हैं दोस्तों? जो मुख्य राजा होता है उसके नीचे उप राजा होते हैं, वो सामंत होते हैं। फिर उनके नीचे फिर और एक श्रृंखला चल जाती है, जागीरदार आ जाते हैं। तो प्रारंभ में ये मुख्य रूप से स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर पाए थे, ये किसी एक बड़ी शक्ति के अधीन थे, अर्थात उनके सामंत थे। तो क्वेश्चन है, प्रारंभ में सांबर के चौहान किस राजवंश के राजाओं के सामंत थे? ऑप्शन में है परमार वंश के राजाओं के, बी ऑप्शन है चंदेल वंश के राजाओं के, सी ऑप्शन है गुजरात के चोलू के वंश के राजाओं के, और डी ऑप्शन है गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रारंभ में सांबर के चौहान किस राजवंश के राजाओं के सामंत थे? परमार वंश के राजाओं के, या चंदेल वंश के राजाओं के, चोलू के वंश के राजाओं के, या गुजर प्रतिहार वंश के राजाओं की। बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ लिया है। तो यहां पर आ रहा है गुजर प्रतिहार वंश के राजाओं के सामंत थे। आगे देखिए, हर्षनाथ के शिलालेख से, देखिए ध्यान से देखना, हर्ष पर्वत के शिलालेख से जो 973 ईस्वी का है, हर्ष पर्वत के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंत गोचर या अनंत प्रदेश थी, और ये अनंत गोचर या अनंत प्रदेश सिक्कर के आसपास का क्षेत्र था। तो हर्ष पर्वत का शिलालेख जो 973 ईस्वी का है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहि छतरपुर न होकर के अनंत गोचर या अनंत प्रदेश थी, और ये अनंत प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? सिक्कर के आसपास का क्षेत्र।
दूसरी तो तथ्य देखिए एक और, हमीर महाकाव्य जो पता है आपको नैनचंद्र सूरी का ग्रंथ है, और सुरजन चरित्र जिसके लेखक हैं चंद्रशेखर। इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि चौहानों की जन्मभूमि अजमेर की पुष्कर थी। दोबारा देखिए दोस्तों, 973 के हर्ष पर्वत के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर न होकर के अनंत गोचर या अनंत प्रदेश थी, और ये अनंत गोचर या अनंत प्रदेश सीकर के आसपास का क्षेत्र था। नैनचंद्र सूरी के ग्रंथ हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर के ग्रंथ सुरजन चरित्र से हमें ज्ञात होता है कि चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर थी, और पुष्कर कहाँ था? अजमेर में। दोस्तों, ये चौहान वंश से संबंधित हमने पहला वीडियो बनाया, इस पर चर्चा की। इसमें हमने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों पर चर्चा की। उसके अलावा हमने चौहानों की जो शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा की। उसके साथ ही हमने जो प्रारंभिक चौहान थे राजस्थान में, उनके संस्थापक के बारे में चर्चा की। कब इनकी स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक था, कौन सी इसकी राजधानी थी, प्रारंभ में ये किन के सामंत थे, इन सभी प्रश्नों पर हमने विस्तार से चर्चा की। दूसरा पार्ट लेकर के तुरंत ही, इससे जस्ट आगे क्रम के अनुसार लेकर के मैं तुरंत हाजिर होऊंगा। दोस्तों, जो भी आपको किसी प्रकार की कोई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, इन निःशुल्क क्लासों का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद।